बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम 2017 के पीपीएससी लेक्चरर मैथ पास पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने पहले 35 एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लिया है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 36 टू 40 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। 36 एमसीक्यूज़ हमारे पास है। इफ़ द रेडियल एंड ट्रांसफर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल बी ए नॉन ज़ीरो कांस्टेंट देन द पाथ डिस्क्राइब बाय अ पार्टिकल इज़। हमें ऑप्शंस गिवन हैं। इसमें हमें दो टर्म्स का पता होना चाहिए कि रेडियल एंड ट्रांसफ़र वेलोसिटी कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। तो सबसे पहली टर्म हमारे पास है रेडियल, नंबर 2 हमारे पास क्या है, ट्रांसफ़र। कि रेडियल और ट्रांसफ़र का हमें पता होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, इसके बारे में हमें पता हो। तो सबसे पहले अगर बात करें रेडियल एंड ट्रांसफ़र कंपोनेंट्स की, तो वो हमारे पास जो जनरल होते हैं उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। हमारे पास रेडियल कंपोनेंट्स जो बेसिकली इक्वल होते हैं, जिसका फार्मूला हमारे पास होता है रेडियल के लिए हम जो यूज़ करते हैं, रेडियल के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली वी आर इजिकल टू आर डेरिवेटिव, यानी आर डॉट इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि ट्रांसफर्स के लिए हमारे पास इसके लिए हम यूज़ करते हैं वी थीटा, और वी थीटा हमारे पास इजिकल टू होता है आर वैसे ही, और थीटा प्राइम या थीटा डॉट। बेसिकली आर डॉट थीटा डॉट बेसिकली डेरिवेटिव्स है हमारे पास। तो अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, जिसमें एलिप्स है, स्पाइरल है, सर्कल है। तो इन तीनों का जो फार्मूलेज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो हम तीनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सर्कल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास नॉन ज़ीरो कांस्टेंट ने कहा है कि जो वेलोसिटी पार्टिकल है उसकी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास कि सर्कल का बिहेवियर किस तरह से होगा। और अगर इसकी डायग्राम हम ड्रा करें तो इसकी डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से होगी। अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करें तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस होगा, ये हमारे पास क्या होगा, वाई एक्सिस होगा, ये इसका रीजन ओ होगा। यहाँ पे अगर हम कोई पी पॉइंट ले लें, फॉर एग्जांपल हमारा पी पॉइंट यहाँ पे है, और पी पॉइंट का जो बिहेवियर है हमें पता है वो आर और थीटा में है, आर और थीटा में होगा। इसके लॉन्ग हम पोजीशन वेक्टर आर ले लें जो कि आर हैट है, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। और इसके अलॉन्ग जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो थीटा है। ये ओरिजिन ओ है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये पी हमारा पॉइंट है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे अलॉन्ग हमारे पास नॉर्मल होगा, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल है जो कि एस के इक्वल है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम सर्कल की बात कर लेते हैं कि सर्कल में हमारे पास किस तरह से होगा। तो सबसे पहले हम सर्कल को डिस्कस कर लेते हैं। सर्कल में हमारे पास अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास सर्कल में जो वी आर होता है वो बेसिकली ज़ीरो के इक्वल होता है। और सर्कल का जो रेडियस अगर कांस्टेंट हो, और वी थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, आर ओमेगा, ये आर ओमेगा के इक्वल होता है। इसको टेंजेंट टू द सर्कस भी हम कहते हैं। ये टेंजेंट टू द सर्कल भी हमारे पास होता है, टेंजेंट टू सर्कल। तो अगर हम देखें तो सर्कल हमारा हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसने कहा कि रेडियल एंड ट्रांसफर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विद नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। जबकि अगर आप देखें तो यहाँ पे ज़ीरो कांस्टेंट आ गया, ये वी आर इक्वल टू ज़ीरो की वजह से ये हमारा सी ऑप्शन तो यहाँ पे क्या होगा, रॉन्ग होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, रॉन्ग ऑप्शन होगा हमारे पास। अब अगर हम बात करें एलिप्स की, तो एलिप्स का मैं फार्मूला आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि एलिप्स का हमारे पास फार्मूला क्या होता है। तो नेक्स्ट हम एलिप्स को देखते हैं। एलिप्स में बेसिकली हमारे पास जो वी आर और वी थीटा, अगर इस ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास एंगल गिवन नहीं था। अगर यहाँ पे एंगल गिवन होता तो इसको एसएम को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एंगल गिवन नहीं है तो एलिप्स के लिए जो हमारे पास रेडियल कंपोनेंट होते हैं वो बेसिकली इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू सी टी साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइंस स्क्वायर थीटा, और सारी की पावर होल 1/2। इसी तरह हमारे पास जो वी थीटा है वो बेसिकली इक्वल टू होता है 2ct ओवर ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइंस स्क्वायर थीटा होल पावर 1/2 भी लिख सकते हैं या स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। बुक्स के अंदर ये 1/2 भी लिखा हुआ है या स्क्वायर रूट भी लिखा हुआ है। यहाँ पे अब ct है, ये ct हमारे पास बेसिकली पोलर एंगल होता है।
ये जो सी टी दोनों इक्वेशंस के अंदर आ रहा है, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये पोलर एंगल को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, सी टी जो है वो पोलर एंगल को। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि बेसिकली हमारे पास थीटा गिवन नहीं था, अगर मैं इस इक्वेशन में थीटा साइन 2 थीटा है, अगर पाई बाई 2 पुट करूँ तो साइन पाई और साइन पाई हमारे पास 0 होगा, तो वी आर 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैं कहूँ अगर मैं पुट करूँ जो आपका एंगल है पाई बाई 2 में 90 एंगल पुट करूँ इस इक्वेशन के अंदर, तो दिस इम्प्लाइज वी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये भी कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने नॉन ज़ीरो कांस्टेंट के लिए प्रूफ करना है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अब हम स्पायरल की तरफ चलते हैं, उसके लिए हम इक्वेशन देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन बेसिकली होती है उसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास उसमें हमारे पास रेडियल एंड ट्रांसपोर्ट कंपोनेंट जो प्रोपोर्शनल होते हैं, बेसिकली आर जो हमारा इक्वल टू होता है। लास्ट हम डिस्कस करते हैं स्पाइरल को, उसके फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं हम। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला आता है वो आता है आर इज़ इक्वल टू ई पावर थीटा। आर हमारे पास क्या होता है, ई थीटा होता है। इसमें रेडियल एंड ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी इसमें जो वी आर है हमारा किसके इक्वल होता है, ए ओवर आर, और वी थीटा जो हमारे पास है वो सी ओवर आर के इक्वल होता है। बेसिकली स्पाइरल के अंदर हमारे पास एक रिलेशन होता है, जिस रिलेशन को हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पास इसके अंदर एक रिलेशन है जिसकी स्टेटमेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है कि रेडियल और ट्रांसफ़र कंपोनेंट वेलोसिटी ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। रेडियल एंड ट्रांसफ़र कंपोनेंट्स वेलोसिटी ये बेसिकली क्या होते हैं, हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। तो अगर इसमें देखें तो आर हमारे पास ई थीटा है, थीटा आप कोई भी ले लें, तो यहाँ पे बेसिकली क्योंकि ए ओवर आर सी ओवर आर, इस केस के अंदर हमारे पास क्या आएंगे, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट आएंगे। तो इस केस में हमारे पास आर जो है वो ई पावर थीटा है, और वी आर हमारे पास ए ओवर आर है, और वी थीटा हमारे पास सी ओवर आर है। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो रेडियल एंड ट्रांसफॉर्म वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली क्या आएंगे, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट देंगे। इस केस में हमारे पास जो आर है वो ई की पावर थीटा है, वी आर हमारे पास ए ओवर आर है, और वी थीटा हमारे पास सी ओवर आर है। तो ये हमारे पास नॉन ज़ीरो कांस्टेंट देगा। तो ऑप्शन बी जो हमारे पास है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। जो स्पाइरल है हमारे पास वो बेसिकली रेडियल एंड ट्रांसफर वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल की वो नॉन ज़ीरो कांस्टेंट देती है। किसी भी पाथ में कोई भी पाथ डिस्क्राइब कर लें किसी पार्टिकल, जैसे मैंने पी पार्टिकल लिया था यहाँ पे पी पॉइंट के लिए, तो वहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ 37 की तरफ। MCQs में हमारे पास है द पाथ डिस्क्राइब बाय अ पार्टिकल मूविंग विद ज़ीरो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब अगर इसमें देखें तो हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो हैं। यहाँ पे जो फोकस हमने करना है वो बेसिकली वेलोसिटी के ऊपर करना है, और हमारे पास एक्सेलरेशन, और दोनों का जो है वो इक्वल टू हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। तो वो हमारे पास सर्कल में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, पॉइंट में होता है। तो हम इस तीनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं डेफिनेशन डिस्कस करता हूँ। और मैं आपको ये बता दूँ, ये जो मैं डेफिनेशन आपको PPSC लेक्चर्स के अंदर बता रहा हूँ, ये समझ लें डायरेक्ट है, मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूँ, ये प्रॉपर नहीं होती, यानी आपको समझाने के लिए। अदरवाइज़ जो आपकी रिकॉर्डिंग है यानी वीडियो लेक्चर जो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ आपको। तो वेलोसिटी हमारे पास बेसिकली क्या होता है, वेलोसिटी हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी होता है। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, आम वर्डिंग में हम इसको वेलोसिटी कहते हैं। इसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन अगर हम डिस्कस करें, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है हमारे पास। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी के लिए हम बेसिकली फार्मूला लिखते हैं। वेलोसिटी के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो बेसिकली v इक्वल टू होता है, वेलोसिटी के लिए हम फार्मूला जो यूज़ करते हैं v इज़ इक्वल टू d ओवर टी। d हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को और t हमारे पास टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम हमारे पास क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। इसी तरह वेलोसिटी में अगर रेट ऑफ चेंज करेंगे हम,
तो वो हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो ये बात याद रख लें, हमारे पास इस केस के अंदर ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो। तो अगर वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो जारी बात है एक्सेलरेशन भी हमारा क्या होगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी में कोई रेट ऑफ चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब एक्सेलरेशन में भी कोई रेट ऑफ चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे कंडीशन होगी, तो यहाँ पे कंडीशन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के केस में ये बात याद रख लें कि वेलोसिटी हमेशा नॉन ज़ीरो टर्म्स होती है, हमारे पास नॉन ज़ीरो होगी। एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो हो सकता है, ये जो एक्सेलरेशन है हमारे पास ये ज़ीरो हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो नहीं होगी। इसकी रीज़न ये है कि अगर वेलोसिटी ही हमारे पास ज़ीरो होगी तो सारी बात है एक्सेलरेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हम। अगर एक्सेलरेशन की तरफ जाना है, एक्सेलरेशन ज़ीरो आ सकता है लेकिन वेलोसिटी हमें गिवन होगी, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास वेलोसिटी नॉन ज़ीरो गिवन हो तो हम एक्सेलरेशन की तरफ चलते हैं। और हमें ये पता है कि v इक्वल टू हमारे पास क्या है, d/t है। तो v हमारे पास क्या है, d/t। तो वेलोसिटी यहाँ पे देखें, अगर बात करें तो वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो गिवन है कि ज़ीरो वेलोसिटी और ज़ीरो एक्सेलरेशन। तो अगर वेलोसिटी को मैं यहाँ पे ज़ीरो कर दूँ तो d/t हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करें टर्म्स को तो d हमारे पास ज़ीरो आ गया, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये बात याद रख लें वेलोसिटी ज़ीरो है तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होता क्या है हमारे पास, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर दो पॉइंट आप ले लें, ये a पॉइंट है हमारे पास, ये b पॉइंट है, तो अब इसमें हम ऐसे भी जा सकते हैं, इसमें हम ये पाथ भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम ये वाला पाथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट पाथ हैं, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये जो हमारे पास दरमियान में लाइन है, ये शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ 2 पॉइंट्स है, तो ये हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा कि ये एक लाइन है, इसको हम स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ होगा जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकती कि जिसका वेलोसिटी या एक्सेलरेशन क्या हो, ज़ीरो हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि कोई लाइन हो, उसने कोई डिस्टेंस तय ना किया हो, तो उसने लाजमी कोई ना कोई डिस्टेंस क्या होगा, तय किया होगा, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकती। इसीलिए सर्कल की बात कर लें, सर्कल हमारे पास किस तरह की शेप होती है, सर्कल हमारे पास इस तरह की शेप होती है। तो सर्कल में भी अगर हम बात करें तो सर्कल का अगर यहाँ से पॉइंट शुरू करते हैं और यहाँ पे ख़त्म करते हैं, तो सर्कल ने भी कोई ना कोई हमारे पास क्या डिस्प्लेसमेंट तय किया होता है। तो इसमें भी आपकी जो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा जो सर्कल है वो भी ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पॉइंट। अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं तो ये पॉइंट है जिसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास अगर देखा जाए तो ना होने के बराबर है, और जिस इस केस के अंदर ही हमारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकता है। तो ये बात याद रख लें, पॉइंट के केस के अंदर ही हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। कोई भी पार्टिकल मूविंग, देखें ये रेस्ट की फॉर्म में नहीं है, मूव कर रहा है, तो कोई भी पाथ डिस्क्राइब किया जाए तो अगर कोई पार्टिकल मूव करता है विद ज़ीरो एक्सेलरेशन या ज़ीरो वेलोसिटी के साथ, तो वो हमेशा किस में होगा, वो हमेशा पॉइंट्स में होगा। स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सकता, सर्कल में नहीं हो सकता, स्केयर के अंदर नहीं हो सकता, रेक्टेंगुलर के अंदर नहीं हो सकता, पैरेललोग्राम के अंदर नहीं हो सकता, वो ओनली सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स के अंदर होगा। 38 MCQs की तरफ मूव करते हैं। वीडियो कुछ लेट हुई है क्योंकि बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम्स हो रहे थे, तो उस वजह से अब इंशाल्लाह आपको रेगुलर 2011 का कुछ दोस्तों ने कहा है कि पेपर सॉल्व किया जाए, और कुछ टॉपिक्स के बारे में अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में कोई भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में लाजमी कमेंट करें। कोई भी टॉपिक के बारे में आप बताएंगे तो इंशाल्लाह उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो आपके लिए इंशाल्लाह यहाँ पे PPSC की तैयारी के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो आप कोई भी टॉपिक या कोई भी पेपर्स जो सॉल्व करवाना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर आप उसको कमेंट कर सकते हैं कि इस पेपर को सॉल्व किया जाए। MCQs हमारे पास है कि एनी बॉडी ऑफ 4 kg फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट एट हाइट ऑफ 4.9। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास मूवमेंट ऑफ बॉडी व्हेन इट्स हिट्स द ग्राउंड इज़, तो हमने मोमेंट्स फाइंड करना है। इसमें देखें तो फॉल फ्रीली का मतलब होता है नीचे आना। तो एनी बॉडी ऑफ 4 kg उसका है हमारे पास वेट दिया गया है, मैस दिया गया है, सॉरी मैस हमारे पास क्या है 4 kg, और यहाँ पे जो है वो रेस्ट की फॉर्म में है। नंबर 3 हमारे पास जो इसकी हाइट है वो 4.9 मीटर दी गई है। तो इस MCQs को हम सॉल्व करते हैं। इस MCQs के सोल्यूशन की तरफ जाएं तो हमारे पास क्योंकि kg है, kg हमारे पास किसका यूनिट होता है, मैस का यूनिट होता है। तो मैस हमारे पास गिवन है, मैस हमारे पास गिवन है 4 kg।
तो यहाँ पे जो हमारे पास क्योंकि हाइट से आया है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी आएगी, तो जी हमारे पास क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम रेस्ट है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास वी आई है वो क्या होगी 0 मीटर पर सेकंड होगी। और इसी तरह से जो उसकी हाइट है, हाइट को अगर हम एस से डिनोट करें तो हाइट हमारे पास एस क्या होगा 4.9 मीटर है। और हमने मोमेंटम फाइंड करना है, यानी हमने पी फाइंड करना है। मोमेंटम बेसिकली होता है क्या है, मोमेंटम की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी हमारे पास मोमेंटम होता है। मोमेंटम की डेफिनेशन की बात की जाए तो मोमेंटम हमारे पास बेसिकली किसको शो करता है, ये प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, जिसको हम P = mv कहते हैं। m हमारे पास गिवन है, v गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम v को फाइंड करते हैं। v को फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास होता है 2as = vf² - vi²। इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। अब देखिए एक्सेलरेशन भी हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन की जगह हमें ग्रेविटेशनल फोर्स g गिवन है, तो a की जगह पे हम g भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। 2 g की वैल्यू हमारे पास 9.8 है, s हमारे पास 4.9 है, vf हमने क्योंकि फाइंड करना है, vf ही हमारा बेसिकली v है, और v इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास वो 0 है। इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 96.04 vf²। स्केयर खत्म करना है तो दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे। स्केयर रूट लेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इम्प्लाइज वी एफ हमारे पास = आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9.8। तो यानी वी हमारे पास क्या आ गया 9.8। इस फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। एम हमारे पास क्या है 4 kg है, और वी हमारे पास क्या है 9.8 है। 4 को मल्टीप्लाई करें 9.8 के साथ तो 39.2। मैस का यूनिट होता है kg, और v वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगा 39.2 kg मीटर पर सेकंड। तो अगर हम अपने ऑप्शंस की तरफ जाएं तो ऑप्शन जो है हमारे पास C जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि C हमारे पास क्या है 39.2 है। बाकी जो ऑप्शन है हमारे पास वो क्या होंगे, वो रॉन्ग होंगे। तो C ऑप्शन जो है हमारे पास वो करेक्ट होगा। तो इसका जो आंसर आएगा, और ये kg क्यों हमने यूज़ किया, क्योंकि मैस का यूनिट जो होता है वो kg होता है, और वेलोसिटी का यूनिट बेसिकली मीटर पर सेकंड है। तो यूनिट्स भी आपने देखने हैं। तो ये हमारे पास उसका मोमेंटम आ गया किसी भी बॉडी का, जिसमें हमारे पास हाइट भी गिवन थी और हमारे पास मैस गिवन था। नेक्स्ट हम 39 MCQs की तरफ चलते हैं। 9 MCQs में हमारे पास है इफ़ F इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन R इज़ नॉर्मल रिएक्शन एंड म्यू इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आपको फ्रिक्शन का नंबर 1 फ्रिक्शन का पता होना चाहिए, नंबर 2 नॉर्मल रिएक्शन का पता होना चाहिए, और नंबर 3 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का पता होना चाहिए। ये 3 टर्म्स का हमें पता होगा। तो हम नेक्स्ट चलेंगे। सबसे पहले अगर फ्रिक्शन की मैं बात करूं तो फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है, ऐसी फोर्स होती है जो किसी मोशन को अपोज करती है। फ्रिक्शन हम कहते हैं कोई भी फोर्स जो किसी मोशन को अपोज करती है उसको हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं बेसिकली। तो इसमें हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली होता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है कि एक चीज़ अगर दूसरी चीज़ के अंदर ना जाए, यानी धसे ना। जैसे ये चीज़ मार्कर है मेरे पास, तो ये पेज के अंदर या इस चीज़ के अंदर नहीं जा रही, ये ऊपर ही है, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर ना जाए। जबकि फ्रिक्शन क्या होती है, जो किसी भी फोर्स को, यानी कि अगर कोई मोशन करे, यानी किसी ऐसी फोर्स जो किसी मोशन को अपोज करे, तो हमारे पास क्या होती है, फ्रिक्शन होती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम बेसिकली इस MCQs के लिए लॉ ऑफ फ्रिक्शन को यूज़ करेंगे। बेसिकली हमारे पास टोटल 6 लॉज होते हैं, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे मैं बाय लॉ ऑफ फ्रिक्शन की मदद से इस MCQs को सॉल्व करूँगा। तो बाय लॉ ऑफ फ्रिक्शन, तो हमारे पास फ्रिक्शन के लॉ हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। बेसिकली हमारे पास टोटल 6 फ्रिक्शन के लॉ होते हैं, जिसमें से मैं एक यूज़ कर रहा हूँ, जो कि हमारे पास क्या होता है कि F जो है फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है R रिएक्शन के। यहाँ पे अब F का पता होना चाहिए। F हमारे पास बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स है। F हमारे पास बेसिकली क्या है, F रिप्रेजेंट करता है फ्रिक्शन फोर्स को। F हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, जबकि R जो है वो हमारे पास क्या है, रिएक्शन है। R हमारे पास क्या है, रिएक्शन है। अगर F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो R के, और इसको सिंप्लीफाई करें तो हम कह सकते हैं कि F = क्या होगा, म्यू R। म्यू यहाँ पे बेसिकली क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। म्यू बेसिकली क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे MCQs में
डिस्कस किया गया था कि म्यू इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इस रिज़ल्ट को देखें तो हमारे पास जो एफ़ है वो बेसिकली इजिकल टू आ गया म्यू आर के। एफ़ क्या है, हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है, आर हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन। इस रिएक्शन को बेसिकली आर को हम नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। ये हमारे पास जो आर है ये क्या कहलाता है, नॉर्मल रिएक्शन भी कहलाता है। एफ इजिकल टू म्यू आर हमारे पास अगर ऑप्शन की बात की जाए तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन में हमारे पास क्या है, एफ इजिकल टू म्यू आर। ए सी और डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, रॉन्ग, क्योंकि ए ऑप्शन में क्या है, एफ आर इजिकल टू म्यू है, जबकि सी में एफ इजिकल टू म्यू आर है। तो ये हमारे पास जो इक्वल टू होता है वो बेसिकली एफ इजिकल टू क्या होता है, म्यू आर की इक्वल होता है। तो ये हमारे पास 39 MCQs था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 40 MCQs की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी टॉपिक की अगर वीडियो आपको चाहिए हो तो कमेंट में लाजमी उस टॉपिक का नेम लिखें। और हमें ये भी बताना है कि किस सब्जेक्ट्स के अंदर, जैसे हमारे पास कैलकुलस है, ग्रुप थ्योरी है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप बता सकते हैं कि किस पे हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करें। तैयारी के लिए इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में मैं एक ऐसा पेपर शेयर करूंगा कि जिसमें आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। उसमें आपका जिस तरह PPSC के पेपर्स आते हैं उसी तरह का पेपर होगा। तो उस पेपर को आप चेक करके सॉल्व करें। अगर उसमें कोई इशू हो तो आप उसको कमेंट्स के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास MCQs 40 है। इसमें हमारे पास है दी पावर सेट PX ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट X is the smallest topology on X है, the largest topology on X है, not टोपोलॉजी है, नॉन ऑफ दीज है। तो नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर भी होगा वो टोपोलॉजी के ऊपर होगा। तो टोपोलॉजी की MCQs को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे नंबर 1 हमें पावर सेट के बारे में पता होना चाहिए। पावर सेट बेसिकली क्या है, तो पावर सेट P की बात की गई है। पावर सेट बेसिकली क्या होते हैं कि किसी भी सेट के जो हमारे पास सबसेट निकाले जाते हैं, तो सबसेट को अगर हम सेट्स के अंदर बंद कर दें तो हमारे पास वो क्या कहलाते हैं, पावर सेट्स कहलाते हैं। यानी किसी भी सबसेट को हम अगर क्या करें, किसी सेट में बंद कर दें तो वो हमारे पास पावर सेट कहलाते हैं। और नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे टोपोलॉजी के बारे में, टोपोलॉजी के लिए हमारे पास जो 3 कंडीशंस होती हैं कि हमारे पास जो फाई और डी के ऊपर सेट हो, बस फाई और डी नहीं एक्स में होता है, और इसमें फिर यूनियन इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रॉपर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास सिंपल पावर सेट है। तो अगर हम कोई सेट ले लें, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई सेट गिवन है, कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम एक्स ले लेते हैं जो कि हमारे पास इक्वल टू है 1 2 के। हम कोई सेट एक्स लेते हैं जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट है वो 1 और 2 है। तो इसकी टोपोलॉजीज़ हम बनाते हैं। टोपोलॉजीज़ के अंदर नंबर 1 हम टोपोलॉजीज़ की बना सकते हैं। तो एक हमारे पास फाई इसमें आएगा और एक ये सेट खुद इटसेल्फ आ जाएगा, यानी जिसको हमने एक्स का नाम दिया है। दूसरी टोपोलॉजी इसके अंदर हम टा1 टा2 आपकी बेसिकली टोपोलॉजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि फाई और एक्स आएगा, क्योंकि हमने इसके क्या लेने हैं, पावर सेट लेने हैं। तो पावर सेट के लिए सबसेट लेंगे तो एक हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली 1 आ जाएगा। नेक्स्ट में हम टा3 की बात करें तो टा3 में फाई भी आ जाएगा, एक्स भी आ जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और टा4 की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, एक्स भी आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 1 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा। तो अगर इस एक्स सेट की बात की जाए तो इसके हमारे पास जो सबसेट बन सकते हैं, अगर आपको याद हो तो एक्स के हम जो सबसेट लिखते थे या पावर सेट लिखते थे तो कुछ इस तरह से होते थे। जो आपके पास P ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता था, नंबर 1 आपके पास क्या होता था, पावर सेट बेसिकली क्या होते हैं, एक एम्प्टी सेट होता है, एक हमारे पास 1 होता है, एक हमारे पास 2 होता है, एक हमारे पास 1 2 होता है। तो इसके सब सेट को अगर हम सेट्स के अंदर क्लोज कर दें तो ये हमारे पास पावर सेट कहलाते हैं। तो अगर इस सेट को देखें तो इसको हम एक्स भी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने एक्स लिखा है। ये 1 2 बेसिकली ये एक्स सेट ही है हमारा, जो आपकी चारों टोपोलॉजीज के अंदर आ रहा है। तो अगर हम चेक करें टा1 का रिलेशन चेक करें टा4 से, तो टा1 हमारे पास बेसिकली सब सेट होगा टा4 का। इसी तरह टा2 का चेक करें हम रिलेशन टा4 के साथ, टा2 भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये सब सेट बेसिकली ये भी हमारे पास क्या होगा, टा4 के साथ होगा। इसी तरह टा3 को चेक करें तो ये भी टा4 के साथ। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो ओपन है तो ओपन
टा 4 से मुराद ये सेट बड़ा होगा, ये छोटा होगा, यानी ये इसका सब सेट है। तो आप चेक भी कर सकते हैं फाई और एक्स इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब टा 1 टा 4 का सब सेट है। इसी तरह टा 2 टा 4 का सब सेट है, टा 3 टा 4 का सब सेट है। तो ये सब सेट है। अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास क्या होता है, ये जो सेट है हमारे पास, ये लार्जेस्ट सेट है हमारे पास, यानी ये तमाम सेट इस सेट से मिलके बने हैं। अगर हम टोपोलॉजी की बात करें तो टा 1 टोपोलॉजी, टा 2 टा 3 टोपोलॉजी, टा 4 से मिलके बनी है। तो इसमें जो टोपोलॉजी हमारे पास होगी वो बेसिकली क्या होगी, लार्जेस्ट होगी। जैसे अगर मैं सबसेट की बात करूं तो सबसेट देखें, ये 4 सबसेट हैं और ये चारों के चार हैं। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये 5 1 2 और x इस तरह से लिखे जाएंगे। अगर इसको आप चेक करें तो ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। ये दोनों हमारे पास सेम है, तो इसका मतलब है जो कि हमारे पास टोपोलॉजी होती है किसी भी x सेट की, और x हमारे पास पावर सेट को डिनोट करे, तो वो हमारे पास लार्जेस्ट टोपोलॉजी ऑन x होती है, स्मॉलेस्ट नहीं होती। यानी अगर ये हमारे पास अगर चेक की जाए तो ये इन सब के सब सेट हैं, तो हमारे पास तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास क्या होगा, वो क्या होगा, लार्जेस्ट टोपोलॉजी ऑन x होता है। यानी किसी भी पावर सेट पी एक्स ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट x के लिए, कोई हमने x नॉन एम्प्टी सेट लिया था, तो उसके लिए जो टोपोलॉजी होती है x की, वो लार्जेस्ट टोपोलॉजी होती है, स्मॉलेस्ट नहीं होती। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन भी, नॉट अ टोपोलॉजी भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम किसी भी सेट के पावर सेट की टोपोलॉजी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हमारे पास टोपोलॉजी, एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है, एक हमारे पास टोपोलॉजी होती है, फाइनाइट, डिफरेंट टोपोलॉजी होती हैं, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर टा 1 की बात की जाए तो टा 1 हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रीट टोपोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, यानी जिसमें 5 और पूरा सेट आ जाए हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी होती है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टोपोलॉजी पे प्रॉपर जो है इसके MCQ डिस्कस करेंगे और इस पर हम प्रॉपर लेक्चर देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी करें जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो। अल्लाह हाफिज़।